चलिए, तो आज हम कल्चर का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छा सा चैप्टर है। वो है आपके, हेडिंग डालो, राजस्थान में संस्कार, कुप्रथाएं वे रीति रिवाज। क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपसे हो भी जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कार, कुप्रथाएं और रीति रिवाज। नो डाउट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें। और बिना पढ़े आपसे हो भी जाता है, ये तो मजे की बात है। क्यों श्याम जी? अरे नहीं, हो जाता है। क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी है जो आपको कहीं देख रखी है, कहीं जीवन में अपना रखी है। अब जैसे आपको पूछ लेगा, निम्न में से किसी वंश व्यक्ति की मृत्यु पर किया गया भोज क्या कहलाता है? मौसर, ये यही तो है। तो कई बार ये क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन एक बार आपका ये दायित्व बढ़ता है कि ये टॉपिक एक बार सुन लें आप अच्छे से, ताकि जो बातें हैं वो सारी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है? तो तीन बिंदु है पढ़ने के लिए। संस्कार है, कुप्रथाएं है। कुप्रथाएं एक बहुत अच्छा सा बिंदु होता है, जिसके अंदर हमारे राजस्थान में जो सती प्रथा है, कन्या प्रथा है, समाधि प्रथा है, ऐसी बहुत कुछ विशेष बातें, वो सारी। और रीति रिवाज में तो अलग अलग है। मृत्यु पर क्या फंक्शन होगा, अच्छा, मृत्यु पर क्या फंक्शन होगा, जन्म पर क्या फंक्शन होगा, विवाह पर क्या क्या होगा, वो सब कुछ बातें हम करेंगे। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले इनमें हम पढ़ते हैं संस्कार। देखो, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल संस्कार कितने होते हैं, तो आप जानते ही हैं कुल संस्कार होते हैं 16। 16 ही संस्कार होते हैं और महिलाओं के 16 ही श्रृंगार होते हैं। ऐसा ही पूछ ले तो भी ध्यान रख लेना। तो कुल संस्कार कितने होते हैं? 16। इन 16 संस्कारों में से आपका जन्म ही नहीं होता, जन्म से पूर्व कितने हो जाते हैं? तो जन्म से पूर्व हो जाते हैं 3। और एक ऐसा संस्कार है जो मृत्यु के बाद लोग करते हैं। यानी कि आपके जीवन में जो 16 संस्कार हैं, उनमें 4 तो आप देख ही नहीं पाते, 3 तो पहले ही हो जाते हैं, और एक मरने के बाद में लोग करते हैं, डांस करते हैं, चला गया दुनिया छोड़कर। लिखो ये। अच्छा, जन्म से पूर्व पहले सुनो। जन्म से पूर्व कौन कौन से हैं 3, वो देखो। एक तो है आपके गर्भाधान, एक है आपके पुष्वन, और एक है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन, आपको पता ही है क्या क्या होता है ये। तो ये 3 है जो जन्म से पूर्व होते हैं। कौन कौन से? गर्भाधान, पुष्वन और सीमंतोनयन। गर्भाधान जो है, याद रखिएगा, ये हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। ऐसा भी पूछा जाए तो भी याद रखना है। ठीक है श्याम जी? जी। नहीं नहीं श्याम जी, 2-3 दिन ऐसे रास्ते से भटक गए थे इसलिए मुझे वापस रास्ते पे लाना पड़े हिंदुओं का प्रथम संस्कार है कौन सा? गर्भाधान।
गर्भाधान का मतलब होता है कि जब एक महिला गर्भ धारण करती है, महिला द्वारा गर्भ धारण करना, यानी कि पेट में बच्चा ठहरना। ठीक है, मारवाड़ी में लिखूं कोष्टक में? गर्भाधान है वो, क्या है? गर्भाधान। पुष्वन क्या होता है कि गर्भ के अंदर बच्चे को लगभग 3-4 महीने हो गए और उसके बाद में उसकी मां चाहती है, उसकी देखो मां चाहती है कि मेरा पुत्र हो, बेटा ही हो, मां चाहती है जी। इसीलिए कौन सा संस्कार किया जाता है? पुष्वन। मतलब 3 या 4 माहे गर्भ धारण किए हुए महिला द्वारा पुत्र की कामना करना कौन सा संस्कार है? वैसे याद रख लेना, पु पुत्र, पुत्र की कामना पुष्वन। ठीक है। गर्भ धारण के 3 या 4 माह बाद पुत्र कामना के लिए किया गया संस्कार है पुष्वन। ऐसा क्यों है? तो एक तो ये गर्भाधान हो गया, गर्भ धारण करते हिंदुओं का प्रथम संस्कार है पुष्वन। गर्भ धारण किए हुए 3 या 4 माह के बाद जब पुत्र की कामना के लिए जो संस्कार है वो है पुष्वन। और फिर है सिमंतोनयन, यानी कि गर्भ धारण के 7वें या 8वें माह में बच्चे को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए मतलब आ है कि 7वें 8वें माह में जब महिला होती है ना, तो मतलब सामान्य रूप से पता लग जाता है कि अच्छा पेट के अंदर बच्चा है। तो हर कोई ऐसे मतलब देख लेता है ना, तो फिर नजर लाग जाओ जी, मारवाड़ी में की बात है। वो नजर नहीं लगे इसीलिए कौन सा? सिमंतो नयन। तो आपका तो इसमें कोई लेना देना रही नहीं, हमारा तो, हम तो आए उससे पहले ये हो गए थे 3। एक लोग करके एक हमारा बाकी है अभी। हमारा केवल एक ही संस्कार बाकी रहा है और वो हमारी मृत्यु के बाद लोग करेंगे। ठीक है, ये लिखो, आप हेडिंग डाली, ये लिखो और फिर वो 3 लिखो जो जन्म से पहले हो गए। जी देव, बिल्कुल।
हाँ, लोकगीत पूरे हो गए थे ना। चलें आगे। चलिए, तो ये तीन हो गए जन्म से पूर्व, याद रखना आप। वापस नहीं पढ़ाना। चलो, कोई। नेक्स्ट, अगले तीन देखो। अब हो गया है, अब होगा जन्म। जन्म होते ही एक तो है जात कर्म, एक कुछ दिनों के बाद में घर वाले कहेंगे बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है, नाम रखना है, तो इसकी होड़ हो जाएगी। और फिर निष्कर्मण होगा, पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकाला जाएगा। जात कर्म का मतलब होता है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, घर की जो महिलाएं होती है, बड़ी महिला जैसे दादी हो सकती है या नानी, दो ही ऑप्शन है। लेकिन हमारे उधर मारवाड़ के अंदर क्या है कि किसी महिला की जो पहला बच्चा होता है ना, वो उसके पीहर में होता है, तो सिंपल सी बात है, बच्चे की क्या होगी, नानी होगी। लेकिन यहां पूर्वी में उल्टा है, पहला बच्चा ससुराल में होता है उसके। ऐसा होता है क्या आपके तो? होता है ना ऐसा? तो ऐसा भी है। जात कर्म का मतलब यही है कि बच्चे के जन्म लेते ही जन्म घुट्टी पिलाई जाती है। वो होता है आपके जात कर्म, और ये जो जन्म गुट्टी पिलाने का कार्य है, ये घर की बड़ी महिला करती है, या तो दादी या नानी। फिर आ जाता है नामकरण, यानी कि बच्चे के जन्म के 10वें या 11वें दिन नामकरण किया जाता है। बीच में तो ये संस्कार विलुप्त हो गया था, लेकिन अब ये वापस गति पकड़ रहा है, अब ये वापस आ गया। नहीं, मतलब पहले ऐसे जरूरी नहीं था कि मतलब 10-11 दिन हो गए बच्चे, जैसे ही आया अगले ही दिन बच्चे का नाम हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यही होता था पहले। जैसे आया, अच्छा ये नाने पर है तो नाम रख दिया कुछ भी। वो। लेकिन अब धीरे धीरे वापस क्या है, ये ट्रेंड सा बना है कि बच्चे का नाम ऐसा रखना है कि यूनिक हो। हाँ, जैसे एक शब्द उसका ले लिया, एक शब्द इसका ले लिया, दोनों को मिक्स करके बना दिया।
हाँ? फिर है निष्कर्मण। निष्कर्मण का मतलब ये होता है कि बच्चे के जन्म के तीसरे या चौथे माह में पहली बार पहली बार बच्चे को घर से बाहर लाना। ये देख ले, ये है दुनिया। इसको आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं इसको। कई जगह इसी निष्क्रमण को कहा जाता है कुआ पूजन करना, जलवा पूजन करना, जहां पर अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है ना, वो है ये। कुआ या जलवा पूजन। हाँ, ये हो जाता है ऐसे। ये कुआ और जलवा पूजन। उसके बाद में हमारे क्या होता है कि जिस महिला के पीहर में बच्चा हुआ है ना, फिर उसको लेने आ जाता है उसका पति कि नहीं अब आजा गणी। उसे बोलते हैं क्या, आपके होता है कि नहीं होता पता नहीं, हमारे बोलते हैं सावा। सावो ले रही हो। पूरी वाले इस संस्कार से अलग रह गए हैं। हाउ ले रहे हो मांग मारवाड़ी बोलिया करे बन, मारवाड़ में हाउ ले को मतलब भाई है कि उसके बच्चा हुआ है, और वो बच्चा पत्नी सहित कहाँ है, उसके ससुराल में, तो वो लेने जाएगा उसको, और अकेला नहीं जाएगा। तो काफी सारे परिवार वाले लोग जाते हैं फिर लेकर आते हैं। लिखो। ऐसे अभी एक रिवाज है आपके साइड इधर। मुकलावा क्या होता है? हाँ देखो, ये भी एक दो शब्द हैं। एक होता है मुकलावा, एक होता है आणो। मुकलावा और आणो। बचपन में शादी हो गई तो बचपन में क्या ही करे। जब वापस वो जवान हुए तो पहली बार जब दुल्हन को दूल्हा लेने जाता है तो वो क्या होता है? मुकलावा। दूसरी बार जब महिला वापस आती है अपने ससुराल, उसको क्या कहते हैं? आणो। और ये क्वेश्चन आया अभी एग्जाम में। आणो से तात्पर्य है दुल्हन का दूसरी बार अपने ससुराल जाना क्या कहलाता है? आणो। आणो है कि नहीं आणो है? आणो है तो आजा। मारवाड़ में बोलिएगा। पहली बार आना क्या है? मुकलाओ। दूसरी बार आना क्या है? आणो। और ये आणो मतलब अब हमेशा ही आणो है, आणो ही आणो है। हाँ, इसको इसको एस ये बोलते होंगे, गोना। गोना या मुकला। तो ये शब्द पूछ रखा है कि आणो क्या है? थाली। हाँ बिल्कुल, थाली बजेगी। हाँ, देख थाली बजेगी तो अच्छी अच्छी खबर है तो। हाँ। नहीं नहीं, आजकल तो अलग ट्रेंड है जी। आजकल तो जैसे ही बच्चा या बच्ची हुआ डीजे आ जाएगा घर के बाहर और डीजे बजेगा। होता है ना। आजा।
सही है। नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसे नहीं आया, बट आ जाएगा। जिस हिसाब से चल रहा है कार्यक्रम, आ ही जाएगा। क्या बोलते हैं? मतलब? हाँ, ये तो पैरावणी होती है ना, इधर भी होती है हमारे। एक हमने नृत्य पढ़ा है, या आगे पढ़ेंगे, कि दिवगत आत्मा की शांति के लिए किया गया नृत्य कौन सा है? डांस करते हैं, ऐसा है क्या? कौन सा? हम्म? सही बताया, पहले पहले कौन सा बताया? हाँ, तो सही तो है। नहीं है वो? वो तो गीत, वही गीत तो कौन से माह में है? हम्म, हाँ, कौन से माह में? सावन के अंदर। चलो, झूला झूलते समय। किस प्रकार का गीत है वो? श्रृंगारिक। ये हो गया निष्क्रमण। नंबर 7। अब घर से बाहर निकाल दिया है, मतलब घर के बाहर निकाला है, ऐसे बताइए, ये दुनिया है, ऐसे नहीं घर से बाहर निकालते। अब होगा अनपार्शन। फिर होगा आपके चूड़ाकरम, जिसे बोलते हैं आप झडूला। और उसके बाद में है कर्णवेद। अनपार्सन का मतलब, बच्चा जब 6 या 7 माह का हो जाता है तो उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता है। चावल, ऐसे कुछ दाने खिलाते हैं ना। बच्चे के जन्म के 7वें या 8वें माह में पहली बार अन्न खिलाना। अन्न खिलाना। चूड़ाक्रम या झडूला क्या है? जन्म के 2 या 3 वर्ष के बाद में पूरे पूरे बाल काटना। हाँ, हालांकि शब्द मुंडन करवाना तो बोल नहीं सकते ना यहाँ। मुंडन तो उस समय होता है जब किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके पीछे बाल देना, मुंडन करवाना, वो है। उसे भी मुंडन ही बोलते हैं, और उसे हाँ, नहीं होती। हाँ, बच्चे के जन्म के 2 या 3 वर्ष के बाद पहली बार बाल काटना। पहली बार बाल काटना किया करे, झड़ूलो चढ़ा दियो। कर्ण बेद का मतलब होता है, अब बार बार क्यों लिखे, बच्चे का जन्म तो हो तो गया है। अब डायरेक्ट लिख देता हूं, 5वें या 6ठे माह में कान
छिदवाना कर्ण भेद कहलाता है। चले आगे, चलिए कर्ण भेद हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए कर्ण भेद के बाद में अब होगी विद्यारंभ। विद्यारंभ यानी कि वही बात है, पांचवें या छठे माह में, सॉरी वर्ष, वर्ष वहां पर माह लिख दिया क्या, वहां वर्ष लिखना है, वापस छोटा कैसे कर दिया इसको। अच्छा ठीक है, ये वर्ष करना है। आप बोले ही नहीं कि सर 2 3 के बाद में फिर छोटा कर दिया इसको। लिखना है पांचवें छठे वर्ष में। लिख लिया। अब देखो आगे, पांचवें या छठे वर्ष में विद्या का आरंभ करना, मतलब पढ़ाई शुरू करना। हाँ, और वो भी माता पिता के द्वारा। छोटे छोटे शब्द के या लिखा करे, इनकी टांगड़ी नीची हुए। अब एक पहले संस्कार हुआ करता था, नंबर 12, वो है वेदा आरंभ। भाई माता पिता ने अक्षरों का ज्ञान तो करवा ही दिया उसे कि ये है। अब यदि उसको वेद पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, यदि उसको वेदों का अध्ययन करना है, तो उससे पहले एक संस्कार हुआ करता था, हाँ, जिसे बोलते हैं उपनयन, यानी कि जेनेऊ संस्कार बोलते हैं इसके। मतलब जिसके माध्यम से पूरा ऐसे मुंडन उंडन करवा के एक धागा बांधा जाता है इधर से, वो लिखो। लिख लिया। चलो, तो उसने वेदों का अध्ययन भी कर लिया। वेदों का अध्ययन करने के बाद अगला जो संस्कार है वो है केशांत, यानी कि पहली बार दाढ़ी और मूंछ कटवाएगा वो। पहली बार यौवन अवस्था में दाढ़ी वे मूंछ कटवाना, और जैसे ही दाढ़ी मूंछ कटवाई, उसके बाद में फिर उसके जीवन में आ जाता है समावर्तन। वो करना तो परिवर्तन चाह रहा है, लेकिन पहले समावर्तन होगा उसका। मतलब पहले क्या होता था
कि बच्चे शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाया करते थे, गुरुकुल से वापस घर वापसी, समावर्तन। गुरुकुल से बच्चे का घर आगमन, और जैसे ही घर आगमन हुआ, हाँ, घर वालों ने कहा ये ले पानी ग्रहण कर ले। पानी ग्रहण का मतलब होता है अब बच्चा नहीं रहा जी, ये शादी करना। शादी करना, और जैसे ही शादी की, लोगों ने कहा मर गया तो अंत्येष्टि। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, मृत्यु। देखो ये गलत है। 15 और इस 16वें के बीच में दो चार संस्कार और आने चाहिए। शादी की और बस, इसका मतलब हमारे लिए एक ही बचा है। नहीं, हमारे लिए क्यों, आप में से किसी के बच्चे होंगे पाणी ग्रहण भी। क्यों श्याम जी, कब करने जा रहे हैं फिर आप पाणी ग्रहण? तो बस ये कंप्लीट हो गए आपके 16 संस्कार। पहला कौन सा था? गर्भाधान, पुष्पवन और सीमंतोन्नयन। ये आपको इसीलिए इस प्रकार से लिखाए गए हैं ताकि वापस पढ़ो तो ये याद रहे कि अच्छा ये तो 3 पहले हो गए। उसके बाद में जैसे ही जन्म हुआ, जात कर्म हो गया, जन्म गुंटी पिला दी जी। फिर हो गया नामकरण, और फिर बच्चे को पहली बार दुनिया बताई, ये ले तेरी दुनिया। बस उसके बाद अब बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहली बार उसे अन्न ग्रहण करवाएंगे, अन्न पार्षद। उसके बाद में फिर चूड़ाकर्म सब, और उसके बाद में कान को बेच देंगे। अब हो गया है ये स्कूल जाने लायक। बच्चे उसे क्या करेंगे? विद्यारंभ, फिर उपनयन, और उसके बाद में वेदारंभ। फिर उसे दाढ़ी वाड़ी बना देंगे केशांत, फिर समावर्तन, पीजी से डायरेक्ट घर, फिर पाणी ग्रहण, शादी, और शादी के बाद में वैसे ही मर गया। बस खत्म, खत्म, कंप्लीट। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जी आर कुशवाहा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
चलें फिर आगे। अब हम पढ़ते हैं हमारे राजस्थान में कुछ कुप्रथाएं थी उनके बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए, कुप्रथाएं। ये आपके संस्कार हो गए। कुप्रथाएं। चलिए, कुप्रथाओं में सबसे पहले पढ़ते हैं हम। हेडिंग लगा ली, कुप्रथाएं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सती प्रथा। सती प्रथा क्या हुआ करती थी कि एक ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है और उसी महिला को उसी पति की चिता के अंदर जिंदा जला दिया जाता था, उसे बोलते हैं सती प्रथा। अब ये अलग अलग तरीके से है कई बार। कैसे कि एक सपोज देन राजा और इसकी रानी। राजा की उम्र लगभग 60 वर्ष और युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई, और रानी भी लगभग 55 वर्ष की रही होगी। तो अब करेगी भी क्या? जैसे ही राजा की युद्ध में मृत्यु हुई, इसकी चिता के अंदर ये अपनी इच्छा से स्वयं अपने आप को समर्पित कर देती थी। ये भी एक सती होने का ही प्रमाण है। लेकिन एक राजा के 10 रानियां हुआ करती थी। हो सकता है कि उस राजा की जो 10वीं रानी आई है उसकी एज 21 वर्ष की है, तो वो तो अब इस राजा के पीछे मरना नहीं चाहेगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन फिर इसको जबरदस्ती, जैसे राजा की चिता यहां पर जलेगी, ये चिता, इस चिता के चारों ओर एक घेरा होता है पुरुषों का, जिनके हाथों में होते हैं बड़े बड़े लठ। क्या हाथों में क्या होते हैं? बड़े बड़े लठ। इसके बाद दूसरा जो घेरा होता है, उसके तेज पुरुषों के हाथों में होते हैं ढोल। और इस महिला को जबरदस्ती इस चिता के अंदर डाला जाता है। तो जैसे ही चिता में, अब जिंदा आदमी को बेचारे आग में दिया जाए तो भागने की कोशिश तो करेगी, तो लकड़ी के माध्यम से, जो लठ है ना, उसके माध्यम से उस महिला को इस चिता में दबाया जाएगा। इधर से भी उधर से लात, इधर उधर भाग नहीं सकती। अब जिंदा है तो जल रही है तो चिल्लाएगी, इसीलिए वो दूसरा घेरा बजाएगा ढोल, ताकि ये आवाज दूसरी महिला के कानों में नहीं जाए, वरना वो सती होने से डर जाएगी पहले से। तो ये एक प्रकार की क्या है? कुफरता है ये। हालांकि हो सकता है कि कहीं कहीं ये किसी के पर्सनली संस्कार से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो आपको एग्जाम्पल मैंने बताया कि ये अपनी इच्छा से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेचारी 21 साल की, तो ये क्या हुआ? इस प्रकार से सती किया करते थे लोग पहले। तो ये क्या थी? कुप्रथाएं। और इन सब राजस्थान में लगभग कुप्रथाओं को रोकने का जो कार्य है वो अंग्रेजों के माध्यम से ही हुआ था। वो भी अलग अलग कंडीशन में हुआ। जैसे ये जब सती, ये जो अभी आपको बताई सती प्रथा, इस सती प्रथा पर रोक लगाने वाली यदि पहली कोई विदेशी कंपनी थी तो वह है पुर्तगाली। पुर्तगाल आए थे ना सबसे पहले यहां, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए। तो पुर्तगाली जो आए थे उन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई। लेकिन इनका सती प्रथा पर रोक लगाने का उद्देश्य दूसरा था। पुर्तगाली व्यापारी यहां आते हमारे भारत और व्यापार करते। वो चाहते थे कि हम स्थायी रूप से यहां बस जाएं, और स्थायी रूप से ऐसे बस जाए और यहाँ के लोग हमारा सम्मान भी करें। तो वो कैसे करेंगे? तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत आकर भारत की ही महिलाओं से विवाह करके यहीं बस जाए, और फिर इन दोनों के जो होगा वो यहीं का हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। इसीलिए पुर्तगालियों ने क्या किया था कि पहली बार सती प्रथा पर क्या लगाई? रोक लगाई, और राजा की तो मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो पत्नी बची उससे विवाह कर लेते थे। कौन? पुर्तगाली। ये इनकी सोच थी जी। वो आप जब पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उस समय पढ़ते हैं। तो वैसे तो वो है, लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। तो सती प्रथा यानी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरदस्ती
पति की चिता में जलाना क्या कहलाता है? सती। डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन लिखेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे सर्वप्रथम जानकारी। हमारे राजस्थान में सती होने की सर्वप्रथम जानकारी जिस शिलालेख से मिलती है, उस शिलालेख का नाम है घटियाला शिलालेख। क्या नाम है? घटियाला शिलालेख। वर्तमान के अंदर ये फलोदी जिले में है घटियाला। ठीक है। इस घटियाला शिलालेख के अंदर ये बताया गया है कि राणुक नाम का एक सेनापति था। राणुक सेनापति की पत्नी, जिसका नाम है संपत देवी, ये सती हुई थी। तो हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने वाली कोई महिला है तो क्या नाम है उसका? संपत देवी सती हुई। और इसकी जानकारी हमें मिलती है कहां से? घटियाला शिलालेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, लिखो। कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने का, ये राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण घटियाला शिलालेख फलोदी में कि एक राणुक नाम के सेनापति थे, उनकी पत्नी थी संपत देवी, जो क्या हुई थी? सती हुई थी। क्वेश्चन आता है कि इसी सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? तो याद रखना है आपको, वो है बूंदी। बूंदी। कब? 1822 ईस्वी में। और उस समय बूंदी के शासक कौन थे? याद रखिएगा, विष्णु सिंह। लेकिन मजेदार क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की दूसरी रियासत कौन सी है? बता सकते हो? तो दूसरी है ना, बीकानेर। 1825। ये इन्होंने अपने स्तर पर रोक लगाई है। अब क्वेश्चन तो मजेदार यहां बनता है, देखो बोर्ड पर एक बार। ये दो बातें हुई। इसके बाद में देखो हुआ क्या था। आप सब जानते हैं कि 1829 ईस्वी में 1829 के अंदर क्या हुआ? बता सकते हैं? ये नहीं बताएंगे फिर मजा नहीं आएगा। मैंने तो सन भी लिख दिया ना। सोचो, 2 मिनट सोच लो, क्या हुआ 1829 के अंदर? क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, वो नहीं। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगाई थी भारत में 1829। इस कानून के बाद रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? क्वेश्चन ये है, समझे अलग अलग तरीके से। 1829 ईस्वी में क्या हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक
ने राजा राम मोहन राय के संयोग से सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में। अच्छा, इसको लागू होने के बाद राजस्थान की पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। इन्होंने तो अपने स्तर पर कार्य किए थे अच्छे, लेकिन फिर एक कानून बन गया था सती प्रथा पर पाबंदी के थे 1829 के अंदर। इसके बाद में राजस्थान की पहली रियासत सती प्रथा पर जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। तो आरएसएस बोर्ड ने क्वेश्चन कैसे पूछा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद सती प्रथा पर पाबंदी लगाई, उसके बाद राजस्थान की पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, फिर वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है, वो है अलवर। 1830 के अंदर, याद रखिएगा। और शासक हैं बन्ने सिंह। तो डायरेक्ट ही पूछे कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी है? अलवर। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्वेश्चन है ये, उतारी। लिख लिए? तो ये सारी बातें समझ में आई ना? राजस्थान में प्रथम सती संपत देवी, जानकारी घटियाला शिलालेख। राजस्थान में प्रथम रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, बूंदी। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटे के बाद सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? अलवर। अलग अलग कंडीशन में याद रखना है, ठीक है? वो पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, या फिर ऐसे ही पूछ लेगा 1829 के बाद सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? अलवर। आगे बढ़े। लेकिन देखो, ये सारी रोक लगाने के बाद हमारे राजस्थान में अंतिम सती होने की घटना कब मिली? क्या सारे कंफ्यूज? क्या हुआ, लिखना बाकी है क्या? लिख लिए? राजस्थान की, या राजस्थान में अंतिम सती होने की घटना, याद रखिएगा, राजस्थान में अंतिम सती होने की घटना जो अभी तक मिली है वो है 1987। अंतिम सती कब हुई थी? 1987। कहां की घटना है ये? ये है दिवराला गांव की। जी, वही। शिक्र में है एक नीम का थाना, ये
तो ये शिक्कर का ही भाग था, अब किसमें, नीम का थाना। अच्छा, ये जो दिवराला है, इस दिवराला के अंदर जो सती हुई थी उसका नाम है रूप कंवर। रूप कंवर नामक महिला सती हुई। आजादी के बाद 1987 में इस प्रकार की घटना होना एक बहुत बड़ी बात है, सती होने जैसी। इसीलिए इस समय सरकार एक्शन में आई 1987 में। 1987 के अंदर हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, उनका नाम है हरिदेव जोशी। हरदेव जोशी ने हमेशा के लिए एक कानून बना दिया, और 1987 में ही कानून बना सती प्रथा निषेध अधिनियम। सती प्रथा निषेध रोकथाम अधिनियम, यानी कि अब इस प्रकार की घटना नहीं होगी। और साथ में एक मेले पर भी रोक लगाई। रानी सती का जो मेला है ना, उसी से प्रेरित हुई थी ये मेला। रानी सती है ना, जिनका मेला भरता है भाद्रपद अमावस्या, सती अमावस्या कहलाती है। नारायणी देवी झुंझुनू, जिनका वास्तविक नाम है नारायणी देवी, जिन्हें दादी जी भी बोलते हैं, जिन अग्रवालों की कुलदेवी है जी वो, वही उधर। हाँ, वैसे भरता है, लेकिन उस समय उच्च स्तर पर बना करता था। अब ऐसे लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाई, बस। ठीक, चलो, तो ये आज एक उपरता हो गई, बाकी कल बताएंगे। ठीक है।